भी कर लेते हैं क्योंकि जुलाई की एक्सपायरी का दिन था आज और हमने देखा बाजार में जोरदार जोश देखने को मिला। निफ्टी जो है वो 228 अंक चढ़कर 16,930 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी हमने 1000 अंकों से ज़्यादा का उछाल देखा है। ये 56,858 पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब करीब 600 अंकों की तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक साल में ये दूसरी बार सबसे बेहतरीन सीरीज़ हमने देखी है। इसमें करीब करीब 7% तक का रिटर्न पिछली सीरीज़ में ट्रेडर्स ने कमाया है। अब जब बाजार ने इतना जोश दिखाया है तो क्या क्या वजह है उसके पीछे और आज के खास तौर पे एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरह का एक्शन था, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद अब जुड़ रही है हमारे साथ। बताइए प्रियंका। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो ये थी कि आपने कि दूसरी बड़ी एक्सपायरी रही पिछले एक साल में। 7% ज़्यादा का रिटर्न आपको इस एक्सपायरी में मिला है और कल से लेकर आज तक में जो ये 450-500 पॉइंट्स की मूव मिली है बाजार पर, इंडेक्स पर, वो वाकई इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल। लेकिन बाजार में बुल्स का पलड़ा हावी था आज और सारे सेक्टर्स आप देखेंगे तो हरे निशान में बंद हुआ है। फेड के अच्छे कॉमन्स, यूएस ग्लोबल मार्केट से अच्छा सपोर्ट कपल्ड विद गुड अर्निंग्स, ये बड़ा ट्रिगर रहा। देखिए, आप पूरा बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स देखें, फाइनेंस सेक्टर्स देखें, उन्होंने बड़ी लीडरशिप आज दी। बजाज ट्विंस को आप देखें, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए, 10 से 11% का मूव सिंगल डे में बजाज फाइनेंस में याद करना पड़ता है कब आए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पूरा फाइनेंस काउंट स्पेस इनफैक्ट आज वाइब्रेंट था। सपोर्ट आपको बड़ा मिला दूसरे स्पेसेस से भी। आईटी में आपको आज देखिए फिर से बाइंग देखने को मिली और सिर्फ इस बार मिड कैप आईटी नहीं, मिड कैप आईटी में आप मूव देखते हैं लेकिन लार्ज कैप आईटी ने भी आज सपोर्ट किया। मेटल्स में आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर आज तेज दिखाई दिए। स्प्लिट के बाद का हालांकि ये प्राइस है लेकिन मेटल हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, वहाँ से आपको थोड़ी तेज़ी फिर से देखने को मिली। आज सिर्फ एक सेक्टर वीक तो कोई भी सेक्टर नहीं था आज, लेकिन लेस बढ़ा हुआ सेक्टर जो था वो था फार्मा। बिफोर द नंबर्स थोड़ा सा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर माउंट जरूर हो रहा है स्पेस पर और हमने देखा बाजार सारा डिफेंसिव मोड में था ही नहीं, तो इसलिए डिफेंसिव स्पेस एफएमसीजी और फार्मा आपको थोड़े बैकफुट पर भी दिखाई दिए। फ्रंट फुट पे जो आपको सेक्टर्स दिखे उसमें क्लियरली आईटी था, बैंक था, ये सारे स्पेसेस थे और रिजल्ट बेसिस बहुत सारे ट्रिगर थे। एफएनओ स्पेस में आप बहुत सारे काउंटर्स को हाईलाइटेड देखेंगे जहां पर रिजल्ट बेसिस पे या फिर पूरे फाइनेंस का एक रब ऑफ या रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई। डबल हाउसिंग, माइंडट्री, एलटीआई, HAL, नौकरी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एफएनओ गेनर्स थे। उसके अलावा बजाज, दीपक नाइट्रेट, ये सारे काउंटर्स थे स्पेशलिटी केमिकल्स में जहां पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दूसरे कुछ और बड़े जो नंबर्स आए उनका भी एक रिएक्शन ज़रूर हमने देखा। हमने टाटा मोटर्स का भी रिएक्शन देखा, उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस की तो हमने बात की, जुबिलेंट फूड के नंबर्स आए, तो ये कुछ की हाईलाइट्स भी रहे आज दिन के दौरान। इंडिगो का हमने उसे एक फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि स्पाइस जेट पर रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई, तो इंडिगो भी एक वन ऑफ द गेनर रहा। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार एक्सपायरी हुई। बेस जो है ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो गया, बाजार ने एक हायर टॉप बनाया नया और 17,200 तक की अब बात हो रही है। 16,900 जहाँ 16,600 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी शायद एक्सपायरी होगी, हम 16,900 के ऊपर बंद हुए और अब बायस और ऊपर का दिखाई दे रहा है। शुक्रिया प्रियंका उस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अहम खबर की। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को हरी झंडी दे दी है। अब संसद के चालू सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है, लेकिन इसका आप पर और हम पर किस तरह का असर पड़ेगा और आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा सेक्टर है ये उस पर किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन BM वर्मा जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा, ये बिल जो है यहाँ पर आगे बढ़ गया है, कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, क्या क्या बड़ी बातें इस बिल में कही गई हैं और किस तरह का इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता दिखता है इससे? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 की अगर आप बात करें तो जो सबसे बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि जो पूरा का पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें एक बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इस बिल के प्रावधान के हिसाब से एक एरिया में एक से ज्यादा डिस्कॉम रखना जरूरी होगा। इससे इसका फायदा ये होगा कि कंज्यूमर को सर्विस क्वालिटी के आधार पे उनके पास ये विकल्प होगा कि वो एक से ज्यादा डिस्कॉम्स की सर्विस क्वालिटी के आधार पर उसका चुनाव कर ले। तो एक तरीके से
जिस तरीके से हम सर्विस क्वालिटी के आधार पर भी अपना मोबाइल सिम चेंज करते हैं, उसी तरीके से डिस्कॉम्स चूज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है कंज्यूमर को दिया जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है। लेकिन एक अहम प्रावधान था इसमें कि इस सेक्टर को पूरी तरीके से डी लाइसेंस कर दिया जाए, मतलब कोई भी कंपनी कभी भी किसी भी एरिया में जाए उसको लाइसेंस लेने की जरूरत न पड़े और वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ जाए। लेकिन इस पर राज्यों को ऐतराज था। सोर्स हमें बता रहे हैं कि इस प्रावधान को इसके मूल प्रारूप से हटा लिया गया है। हालांकि एक से ज्यादा डिस्कॉम्स रहेंगे, लेकिन उनको लाइसेंस राज्य सरकार से ही लेना होगा। हालांकि ये जरूर इसमें कहा गया है कि एक तय समय के अंदर राज्य के लिए जरूरी है कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस दे। निजी कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा। कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट ये है कि उनको एक से ज्यादा डिस्कॉम्स की सुविधाएं मिलेंगी। कंपटीशन आने से जो बिजली की घटनाएं हैं वो रुक सकती हैं, डिस्कॉम्स के जो घाटे हैं उसमें कमी आ सकती है। तो ये तमाम ऐसे फायदे हैं जो कि इस बिल का हिस्सा है और इसको सही इंटेंट के साथ लागू किया जाता है तो ये हो सकता है। अब इसको सरकार ये कोशिश कर रही है कि संसद के चालू सत्र में ही पेश किया जाए। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरे अपडेट के लिए। यानी काफ़ी सारे फायदे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं। कैसे एक आम आदमी के, आपके, हमारे जीवन पर इसका असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ जेएसईबी के पूर्व चेयरमैन BS वर्मा साहब हैं। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सिंपल टर्म्स में जैसा प्रकाश अभी समझा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दर्शकों तक पहुँचाना कि जैसे अभी आप अपने चॉइस के हिसाब से टेलीकॉम सर्विस लेते हैं। आज हमें एक कंपनी का सिम हमने इस्तेमाल किया, हमें पसंद नहीं आया, सर्विस पसंद नहीं आई, हमने उसे बदल लिया, अपना नंबर बदल लिया, या आप तो अब पोर्ट भी करवा सकते हैं। कुछ ऐसी ही प्रावधान इस नए बिल में इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। अगर मुझे बिजली की सर्विस पसंद नहीं आई तो मैं दूसरे जो है सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकता हूं। मेरा सवाल ये है, कितना आसान होगा ये ग्राउंड पर ये मूवमेंट, एक तरफ से एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर जाना एक आम आदमी के लिए? आपने खुद ही कह दिया कि क्या ये इतना पॉसिबल होगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मोबाइल के अंदर एक से मैं वायरलेस कनेक्टेड, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपका पेमेंट आपके घर आके वहां से कोई डिस्कनेक्ट नहीं करता, आपका डिस्कनेक्शन रिमोट से ही जो है वो हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज यहाँ स्पेशली हमारा फेडरल सिस्टम जो है उसमें इतना आसान नहीं रहेगा। कहने को पावर कंकरेंट सब्जेक्ट है, पर मैंने सेंटर में भी रहते हुए, जब मैं BHL वगैरह में था, और बाद में स्टेट्स में यूपी उत्तराखंड चेयरमैन, वहां तक जो भी, क्योंकि फेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए जिम्मेदारी है कि उसको सप्लाई दे या ना दे। हम ऊपर से जितना भी हम सेंटर से हम उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस थोपते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर से या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पिछले 10-15 साल के आपने मुद्दे देखे, ये मुद्दे बार बार आए हैं, ये पहली बार नहीं है। 15-20 साल पहले मैंने भी सुना है और आगे भी 10-15 साल हो गए। अब क्या है इसका सलूशन? क्या है इसका सलूशन? यही है कि स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए। भैया ये लो आपका बिजली बोर्ड, आप पैसे इकट्ठे करो या ना करो, आपकी मर्जी। सर्विस पुअर हो गई तो आपको वोट नहीं मिलेगा, सर्विस अच्छी होगी तो वोट मिलेगा। अभी जो है खिचड़ी बन गई है, हर चीज डायरेक्शन सेंटर से होती है, उधर सेंटर में पर कलेक्शन ऑफ मनी स्टेट की होती है। ऐसी चोरियां मैंने देखी हैं, और ये नहीं है कि भाई बिना एम्प्लॉइज के, बिना पॉलिटिशियंस के जो है ये बड़ी, आई एम नॉट टॉकिंग कि छोटी छोटी चोरियां हो, जो कि कहीं एकदम सिस्टम चुपा जाता है।
ठीक है? करेक्ट। वर्मा तो- साहब, जो इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर कह रहे हैं वो ये कि इस समय अलग अलग कर देना जरूरी है, ऑटोनॉमस बनाना बहुत जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है कंपनियों की मदद करने के लिए भी। एक जो तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इसका जो फ्लिप साइड कस्टमर के लिए जो कहा जा रहा है कि आपके फायदे की बात होगी, जैसा आपने भी कहा बहुत आसान नहीं है वो, लेकिन दूसरी बात ये है कि कंपनियों की तरफ से भी जो ऑलरेडी राज्य बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत कंपनियां कर्जे में डूबी हैं, उनके लिए मुश्किलें शायद और बढ़ेंगी, बिकॉज सरकारी कंपनियों को, किसानों को और दूसरे तबके को, गरीब तबके को जो है वो मुफ्त में या सस्ती बिजली देनी पड़ेगी, और प्राइवेट कंपनियां तो ये चाहेंगी नहीं। तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो पैसा बना रही हैं वो और ज्यादा बनाएंगी और सरकारी कंपनी और लॉस में जाएंगी। क्या आप अग्री करते हैं इस तरह से? आपने एक बहुत छोटा सा पॉइंट पकड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनियां अब कंट्रोल कर पाएंगी। आप याद रखिए, प्राइवेट मोनोपोली इज वर्स देन ए गवर्नमेंट मोनोपोली। अगर गवर्नमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप असिस्टेंट इंजीनियर के अगेंस्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, पॉलिटिकल सेटअप, हर में आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको निजात पा सकते हैं। जब एक प्राइवेट मोनोपोली हो जाएगी, दे विल बी लाइक किंग ऑफ दैट एरिया। और आप ये कहते हैं करप्शन नहीं है, करप्शन अभी भी है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा रहेगी क्योंकि उसका ऊपर कोई आपके पास कोई चेक्स एंड बैलेंसेस इमीडिएट नहीं है। तो सिस्टम, मेरा अपना व्यू है कि भाई इतनी जल्दी हम बिना लोगों को साथ लिए हुए, बिना एक कंसेंट बनाए हुए, हम एक पार्लियामेंट के बिल में हम पुश कर दें और फिर सालों तक एक दूसरे स्टेट्स और सेंटर में खींचातानी रहेगी। आपने अभी भी देखा है बहुत सारे इश्यूज हैं जहां स्टेट्स जो है वो, अब मैं वर्ड डिसओबे तो नहीं करूंगा, पर उनका कहना टाल जाती हैं। इसमें भी होगा, पैसा सेंटर का आता है, कभी 80,000 करोड़ दे दिया, कभी 90,000 करोड़ दे दिया, कोई सब्सिडी में दे दी, कोई DRP के नाम पे फंडिंग सारी सेंटर से जा रही है, पर उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाला जा सकता है। एक पार्टी को जिम्मेदारी दीजिए, करेक्ट, और उसको पब्लिक सीधा करेगी। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि एक पार्टी को जिम्मेदारी दीजिए और पब्लिक को तय करने दीजिए, क्योंकि ये जो बात कही जा रही है, ये नया बिल लाया जा रहा है, इसमें भी कहा यही जा रहा है कि फायदा पब्लिक को मिलेगा, तो पब्लिक को ही तय करने दीजिए कि वो किसके साथ रहना चाहिए। ये बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर वर्मा साहब कही। और ये है कि अभी सरकार कैसे इसको आगे लेके जाती है, क्योंकि इतना आसान दिखता नहीं है जितना आसान ये बिल कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये पूरा मुद्दा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए। चलिए, तो ये तो हुई बहुत अहम बात इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। पिछले एक साल में हमने देखा है कि एयरलाइंस में करीब 478 तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं। लोकसभा में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने 2021-22 में सुरक्षा उल्लंघन के 21 मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। सिंधिया ने लोकसभा में और क्या क्या कहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ DGCA की तरफ से है जो कि विमानन मंत्री ने सामने रखी हैं, और कौन कौन सी अहम बातें कही उन्होंने आज संसद में? एविएशन सेफ्टी के मसले पे सरकार ने आज संसद में अपना जवाब दिया। केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले एक साल में, यानी कि पिछले साल जुलाई से लेकर के जून 2022 तक तकरीबन 478 टेक्निकल स्नैग या तकनीकी खामी के मामले सामने आए हैं। एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए ये टेक्निकल स्नैग, ये शिकायतें सामने आई हैं, और उसके बाद DGCA जो कि एविएशन रेगुलेटर है उसको आदेशित किया गया था कि वो इन दिक्कतों में, जो टेक्निकल दिक्कतें बताई जा रही हैं, इनकी जाँच करे, एयरलाइंस की जाँच करे। और उसमें ये जो आंकड़े सरकार ने पेश किया उसमें साफ तौर पे बताया कि 177 मामलों में सर्विलांस किया है DGCA ने, जबकि 497 मामलों में स्पॉट चेक किए हैं। और यही नहीं, तकरीबन 170 मामलों में नाइट सर्विलांस भी DGCA ने किया है। तो इस तरीके की सर्विलांस या स्पॉट चेक DGCA की तरफ से किए गए हैं। जहां जहां खामी पाई गई है वहां वहां एयरलाइंस को वार्निंग के साथ साथ जो सुधार करना है उसके बारे में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो जवाब संसद में पेश किया गया उसमें मंत्रालय ने यह भी बताया कि DGCA ने जितनी भी शिकायतें सामने आई उन सभी का संज्ञान लेते हुए
लगातार वो स्पॉट चेक और उसके अलावा जितने भी ज़रूरी सर्विलांस के जरिए कोशिश यही करी है कि एयरलाइंस जहां पे कमी कर रही हैं उन कमियों को उजागर करें, जहां पे ज़रूरी है वहां पर एक्शन ले रही है, जहां पर वार्निंग देकर के सुधार की बात कही जा रही है तो डीजीसीए उस तरीके के कदम भी उठा रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि डीजीसीए और साथ ही साथ एविएशन मंत्रालय मिलकर के ये जो सेफ्टी का मसला उठा है इस पे गंभीर है, दिक्कतों को दूर करने के लिए एयरलाइंस के साथ मिलकर के काम कर रही है और यात्रियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि एविएशन या हवाई सफर सुरक्षित है, जो दिक्कतें हैं उनको वक्त रहते दूर कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक इस साल तीसरी तिमाही तक QIP के जरिए 3,500 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी कर रहा है। क्या है ये पूरी खबर, चलेंगे जानने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। बैंक ऑफ इंडिया 3,500 करोड़ रुपए का QIP ला सकता है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये QIP तीसरी तिमाही तक आने की संभावना है। बैंक यही वेट कर रहा है कि मार्केट की कंडीशंस में सुधार हो और उसके बाद QIP लाया जाए। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बैंक मैनेजमेंट का यही मानना है कि उसके पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफ़ी सफिशिएंट है पूरे साल की ग्रोथ के लिए। मैनेजमेंट ने टारगेट किया है कि 12 से 13% तक की ग्रोथ हो सकती है एडवांसेस में और उसके लिए जो 14% के ऊपर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उनका मानना है कि वो पर्याप्त है। हालांकि जब भी मौका मिलेगा वो फंड रेजिंग ज़रूर करेंगे। 8,100 करोड़ रुपए का बोर्ड अप्रूवल ऑलरेडी उनके पास है इस साल फंड रेज करने के लिए, जिसमें से 3,800 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाए जा सकते हैं जो कि बोर्ड अप्रूवल में कहा गया है। लेकिन अभी करंट मार्केट कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव नहीं है, ऐसा बैंक के एडवाइजर्स का मानना है। इसलिए ये फंड रेजिंग इक्विटी के जरिए कम से कम अभी नहीं होगी, कम से कम तीसरी तिमाही तक इसका वेट करेंगे और उसके बाद ज़रूरी हुआ तो इक्विटी यानी कि QIP रूट के जरिए फंड ज़रूर रेज किए जाएंगे। जो डेट के जरिए फंड रेजिंग की बात करें तो बैंक ने हाल ही में 1,600 करोड़ रुपए 81 बॉन्ड्स के जरिए जुटाए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये QIP भी लॉन्च होता है। दीपम कुछ डिफेंस PSU कंपनियों में बायबैक की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बायबैक के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि डिफेंस PSUs में गवर्नमेंट बायबैक करने का सोच रही है। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शॉर्टलिस्ट हो चुका है बायबैक के लिए, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। जल्द ही एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठेगा और ये फाइनलाइज करेगा कि कौन से PSUs में बायबैक किया जाएगा। अभी करेंटली दीपम जो है इन PSUs का केपेक्स प्लान्स और डिविडेंड्स को इवैल्यूएट कर रही है, जिसके बाद ये शॉर्टलिस्ट और फाइनलाइज किए जाएंगे। ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दीपम जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग करने वाला है जिनमें टाइमलाइंस डिसाइड होंगी ये बायबैक्स को लेकर। बायबैक्स के अलावा इस रिव्यू मीटिंग में जो OFS आने हैं इस साल उनकी भी टाइमलाइंस डिसाइड होंगी, जैसे कि कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, जनरल इंश्योरेंस, NLC और हिंदुस्तान जिंक, जिसमें कि रेजिडुअल स्टेक गवर्नमेंट को सेल करना है। इस मीटिंग में जो IPOs आने हैं जैसे कि ECGC, वैपकॉस, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और जो स्ट्रैटेजिक सेल्स होने हैं इस साल, इन सब के टाइमलाइंस डिसाइड होंगे। इसके अलावा जो डिविडेंड्स हैं PSUs के वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है वो ये कि रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें सारे टाइमलाइंस डिसाइड किए जाएंगे बायबैक्स के, और डिफेंस PSUs में अभी बायबैक्स की बात चल रही है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शॉर्टलिस्ट किया गया है। संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने 4 अगस्त को गूगल को तलब किया है। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कानून बनाने की कवायद में इस संसदीय समिति के सामने आज CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि पेश हुए। दोनों ने गूगल की एंटी कॉम्पिटिटिव नीतियों की शिकायत की है। इस बारे में और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग हुई है जिसको जयंत सिन्हा ने चेयर किया, उसमें आज MCA सेक्रेटरी और कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन को बुलाया गया था और इंडिया के जो डिजिटल के स्टार्टअप्स हैं उनको भी बुलाया गया था कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनी हैं जैसे कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। आज ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उन्होंने ये
सबमिट किया है कि जो ये बिग टेक कंपनीज़ हैं ये काफ़ी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करती हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस हैम्पर होता है। कंपटीशन कमीशन ने भी ये डिस्कस किया कि कैसे गूगल अपना मार्केट डोमिनेंस का यूज़ करके अपने जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, जो गूगल पे है, उनको कैसे पुश करता है। ये भी डिस्कशन हुआ कि जो गूगल प्ले स्टोर है उसको यूज़ करने के लिए ये मैंडेटरी रखा जाता है कि कुछ ऐप्स जो गूगल के हैं उनको प्रोमिनेंस के साथ डिस्प्ले किया जाए, और जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, जो फ़ोन कंपनीज़, उनको भी ये मैंडेट किया जाता है कि जो गूगल सर्च इंजन है उसको वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें। इसी की तरह उन्होंने ये भी डिस्कशन हुआ आज कि कैसे गूगल के डोमिनेंस की वजह से जो कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं इस सेक्टर्स में वो हैम्पर होते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो अडॉप्ट करते हैं, जैसे प्रेडेटरी प्राइसेस हो गए और जो अपने कमीशन अपने प्लेटफॉर्म पे चार्ज करते हैं, इन सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन हुआ है। और अगस्त 4 को ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को बुलाया जाएगा। तो ये देखना रहेगा कि अब अगस्त 4 को जब ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तब क्या डिसीजन और आउटकम रहता है। चलिए बात कर लेते हैं कल आने वाले कुछ अहम नतीजों की। निफ्टी में एचडीएफसी के नतीजे कल आने वाले हैं और जून तिमाही में क्या उम्मीद है बाजार को, एचडीएफसी के नतीजों से बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए। मिले जुले रह सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे। मार्जिन के फ्रंट पर हम देख सकते हैं कि हल्की कमी आ सकती है क्योंकि इनकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ी रहेगी, तो उसका एक असर यहाँ पर पड़ सकता है। लेकिन बाकी सारे फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे रहेंगे। ब्याज से में 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मुनाफे में 33% की ग्रोथ रहेगी। एयूएम ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी मजबूत रहेगी, 15 से 16% के आसपास की। इनके जो डिसबर्समेंट हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इंडिविजुअल एयूएम और नॉन इंडिविजुअल दोनों ही सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। एसेट क्वालिटी को लेकर क्या ट्रेंड होता है, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। मार्जिन को लेकर भी क्या आउटलुक शेयर करती है कंपनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो मिले जुले नंबर्स रह सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड से। तो मिले जुले नंबरों की उम्मीद है एचडीएफसी से, लेकिन दो बड़ी फार्मा कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं कल। सन फार्मा और सिप्ला के नतीजे भी आएंगे, क्या उम्मीद है वहां पर, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब शरद बताइए। जी बिल्कुल, दो दिग्गज फार्मा स्टॉक्स के जो है प्रीव्यू हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले सिप्ला के नंबर्स देख ले। यहाँ पे जो है सेल्स लगभग 4% का गिरावट रहेगा, हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर देखने मिलेगा, लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स का है। भारत के सेल्स लगभग 17% का डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो Q1 की जो मार्जिन गाइडेंस है वो FY23 से कम रहने वाली है। यूएस के सेल्स भी लगभग सपाट रहने वाले हैं और हायर शेयर लैनिट्रियोड के करके जो दवाई है उसके कारण देखने मिलेगी। भारत के सेल्स डिक्लाइन इसलिए होगी क्योंकि बड़ी बेस थी कोविड-19 की ड्रग सेल्स की पिछले साल को लेके। एल्बिट्रोल प्राइसेस में भी जो है थोड़ी डिक्लाइन ज़रूर देखने मिली और FY23 का गाइडेंस सिप्ला का जो है लगभग 21 से लेके 22% तक का है। दूसरा स्टॉक सन फार्मा फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे भी जो है सेल्स पे 7% का ग्रोथ का अनुमान है, हालांकि मार्जिन्स में दबाव रहेगा लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का। और पैट में जो है वन ऑफ्स इंक्लूड करके 28% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। स्पेशलिटी सेल्स का भी एक अच्छी आंकड़े एक्सपेक्टेशंस रहेंगे और ग्लोबल स्पेशलिटी रेवेन्यू लगभग 7 से लेकर 8% सिक्वेंशियली ग्रोथ दिखाएंगे। और ये ग्रोथ होगा 3 अहम मेडिसिन का, इल्यूमिया, सिक्वा और विनलेवी, जो यूएस मार्केट्स में रहने वाले हैं। एबिटा मार्जिन सिक्वेंशियली लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो जो है बढ़ें, और जो हाई मार्जिन ड्रग है जी पेंटासा उनका स्केल अप हो सकता है आगे जाते हुए। लेकिन प्राइस इरोजन जो है कुछ मेडिसिन में आपको यूएस मार्केट में ज़रूर दिखेगा। और भारत के सेल्स का अनुमान है कि लगभग 3% का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने मिलेगा। तो ये जो है दो अहम नतीजे हैं जिनके ऊपर हमने प्रीव्यू बनाए हैं। बिल्कुल, तो ये वो सारे अहम नतीजे जो कल आने वाले हैं बाजार के दौरान, और उसके बाद भी ET नाउ स्वदेश पर सबसे पहले ये आंकड़े हम आपके लिए पेश करेंगे। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, जहां पर मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए ET नाउ स्वदेश की खास पेशकश कमोडिटी की ABCD हमने शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कमोडिटी की ABCD। आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए लेकर आते हैं, और मेरे सहयोगी विश्वमोहन एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताइए कि कमोडिटी की ABCD में आज क्या टॉपिक चुना है आपने?
कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ईटीएफ की। गोल्ड की ईटीएफ की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। सिल्वर ईटीएफ तेजी से पॉपुलर होता हुआ प्रोडक्ट, और ऐसे समय में जहां काफ़ी समय से अपने रिकॉर्ड से 20 से 25% नीचे भाव है चांदी का, और एक अट्रैक्टिव एक प्रोडक्ट भी बना हुआ है अभी सिल्वर ईटीएफ। तो ईटीएफ की अगर बेसिक अगर बातें बताऊँ तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और ये चांदी की कीमतों को ट्रैक करता है। यानी चांदी की कीमतों में जो तेजी आएगी उस आधार पर आपको रिटर्न मिलेगा, और शेयर्स की तरह इसकी भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और ईटीएफ अगर आपको खरीदना या बिक्री करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। बिना डीमैट के आप ईटीएफ की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक बात हुई, और जो वैल्यू तय होती है वो मांग और सप्लाई के आधार पर, जो चांदी की मांग और सप्लाई होती है उसके आधार पर तय होती है। अब बारीक बातें बता दूं कि क्या होता है। बारीक बातों की अगर बात करें तो इसका 95% निवेश सिल्वर या सिल्वर ईटीसीडी में होता है। इसके अलावा जो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% से भी कम है, और घरेलू भाव के आधार पर ईटीएफ का रिटर्न तय किया जाता है। और सबसे फायदे की बात यही है कि बाकी फंड्स के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। कई सारे फंड हाउस के तो आधे % से भी कम इसके एक्सपेंस रेशियो है। कुछ और फायदे की अगर हम बात बताएं तो कभी भी इसकी आप खरीद बिक्री कर सकते हैं एक्सचेंज, जब भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग आवर्स के दौरान। और दूसरा फायदा यह है कि चांदी एक बल्कि आइटम होता है, तो आपको रख रखाव का झंझट से भी यहाँ पर मुक्ति मिलती है, और छोटी सी रकम से भी निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू के ईटीएफ में अगर आप जाते हैं तो 100 रुपए के भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से निवेश शुरू कर सकते हैं। 3 विकल्प आपके पास अभी मार्केट में मौजूद है, निपॉन का, आईसीआईसीआई प्रू का, और तीसरा है एबीएसएल की तरफ से। तो ये कुछ फायदे हैं यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ के। बिल्कुल, सिल्वर ईटीएफ की सारी बारीकियां विश्वमोहन यहाँ आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। आज से गूगल का नया स्ट्रीट व्यू फीचर शुरू हो गया है। देश में इसने दस्तक दे दी है। इस फीचर के क्या है नफ़ा और नुकसान, इसी पर हमने आज पेशकश खास हमारी की स्वदेश विशेष। अब आप वर्चुअली दुनिया के और करीब जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गूगल का नया स्ट्रीट व्यू फीचर आज टेस्टिंग के लिए देश में लॉन्च हो गया है। जी हाँ, अब तो घर बैठे बैठे दुनिया भर की चीज़ें देखिए, वो भी 360 डिग्री के एंगल में। किसी भी शहर की कोई भी गली, कोई भी चौराहा आप घूम सकते हैं, और अपनी ज़रूरत की दुकान ढूंढ लीजिए, अनजाने रास्ते से जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये फीचर्स हैं ही ऐसे। वैसे तो इस फीचर के कई काम हैं, लेकिन जो मेन मकसद इस फीचर का है वो ये है कि इसकी मदद से आप अपने आसपास के इलाके में स्थित लोकल कैफ़े, कल्चरल हॉटस्पॉट्स और कई सारी दुकानों से लेकर कई जगहों को लोकेट आसानी से कर पाएंगे। ये फीचर लोगों को देश और दुनिया के व्यू और सटीक तरीके से नेविगेट करने और एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, जिससे वो अपने फ़ोन या कंप्यूटर से पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी हाँ, और इस फीचर के भी हैं। आखिर ये फीचर कितना फ़ायदेमंद होगा या इसके क्या नुकसान है, इन तमाम मुद्दों पर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जान लेते हैं कुछ और जानकारियाँ। तो गूगल के इस फीचर का देश में इंतज़ार बहुत लंबे से हो रहा था। कंपनी ने करीब 15 साल पहले ही इसे अमेरिका में लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब ये भारत में भी आ चुका है। गूगल ने अपने यूज़र्स के एक्सपीरियंस को और शानदार बनाने के लिए बंगलुरु में नए फीचर्स का आगाज़ किया है। इस फीचर को भारत समेत 10 शहरों में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। और आपको बता दें कि गूगल के स्ट्रीट व्यू फीचर के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं।
गूगल मैप्स में जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ टाइप करके गूगल मैप स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च किया गया है, जो फिलहाल पायलट बेसिस पर बेंगलुरु में काम करेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके बाद देश के 10 शहरों में ये काम करेगा। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर में ये फीचर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो गूगल स्ट्रीट व्यू आखिर कितने काम का है? सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा या कहीं ना कहीं आपकी जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो भी खतरे में आ सकती है? इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अनुज गुप्ता, साइबर एक्सपर्ट, निखिल चावला, गैजेट एक्सपर्ट, प्रतीक पटेल, डायरेक्टर यूडी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और निखिल, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रीट व्यू, मुझे बताएं, आप तो गैजेट एक्सपर्ट के तौर पर दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। जब विदेश गए थे तो क्या स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल किया था, और अगर किया था तो वहाँ पर क्या अनुभव हुआ? जी बिल्कुल, काफी टाइम से जब भी यूएस जाते थे तो काफी लॉन्चेस के टाइम पे हम स्ट्रीट व्यू यूज करते थे, बिकॉज यू नो गेट एन आइडिया कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिस स्ट्रीट पे जा रहे हैं, वहाँ से कौन सी एक्चुअल लोकेशन है, उसकी एंट्रेंस कैसी है। क्योंकि व्हेन यू आर एट अ न्यू लोकेशन यू आर लिटिल लॉस्ट, और स्पेशली when you're in a place like United States where it's left hand drive और उल्टी साइड पे सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप ड्राइव करके जा रहे हैं। तो इट रियली हेल्प्स कि आपको स्ट्रीट व्यू में पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से इस टर्न को लेना है और वैसे करना है। सो एक तो आप एक्चुअल में चीज को देख सकते हैं जाने से पहले भी, और एक व्हेन यू देयर आल्सो द लाइव व्यू इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स लाइक यू नो ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप्स कि आप इसमें भी देख रहे हैं और सामने भी देख रहे हैं। तो इट रियली हेल्प्स यू इन एक्सपीरियंस डू थिंग्स बेटर एंड यू नो एफिशिएंटली आप मैप्स को यूज कर पाते हैं। काफी लोग होते हैं अभी भी जो गूगल मैप्स इंडिया में यूज करते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं कि यहाँ मुड़ना था, वो मेरे से तो एक कट मिस हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीजें जो है वो स्ट्रीट व्यू से काफी हेल्प होती है, बिकॉज आप एक्चुअली लोकेशन को देख चुके होते हो जाने से पहले, और आपको पता होता है कि आपने एग्जैक्टली वहीं जाना है, उसके साथ की बिल्डिंग्स कैसी हैं, उसके साथ में कोई पेड़ है क्या है। तो वो सब चीजें बहुत हेल्प करती है। आई एम श्योर कि इंडिया में काफी पहले आ जाना चाहिए था, कोशिश करी थी गूगल ने 2011 में, बट बैंगलोर पुलिस ने जब उनको एक बार रोका उसके बाद से कोई क्लैरिटी नहीं मिली और गूगल ने कलेक्ट करना डेटा छोड़ दिया। बट आई एम ग्लैड दे आर बैक, चाहे वो पार्टनर एजेंसी के थ्रू ही आ रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग इट देयर वे। तो प्रतीक, मुझे बताएं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो निखिल कह भी रहे थे कि काफ़ी सटीक और काफ़ी क्लोज टू रियलिटी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना इन्हांस्ड अनुभव आपको गूगल स्ट्रीट व्यू में देखने को मिलेगा? किस तरह से लोगों की सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल होगा? क्योंकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि किसी भी गली कुची की जानकारी आपको बस घर बैठे मिल सकती है। आपको बस गूगल स्ट्रीट व्यू पे जाना है और उस जगह की लोकेशन आपको टाइप करनी है, वहाँ के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हो जाएंगे। हाँ, बेसिकली क्या है कि गूगल स्ट्रीट बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि जो चीज़ आप 2D में देख पा रहे हो वो अगर आपको 3D में दिखना स्टार्ट हो जाएगी तो यू कैन फील इट वेरी मोर। तो जैसे कि पहले के ज़माने में हम लोग मूवी भी देखा करते थे ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद रंगीन आई, उसके बाद 3D मूवी का एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वैसे ही जब लोकेशन ढूंढने में हम पहले गली नुक्कड़ पर लोगों को पूछा करते थे, वो बताते थे आगे जाइए, राइट ले लीजिए, थोड़ा आगे जाना है, लेकिन कितना, वो हमें गूगल मैप से आज के दिन पे आई थिंक कि जो भी युवा लोग हैं जो दूसरी सिटी में जाके काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोकल जियोग्राफी से वाकिफ नहीं होते, लेकिन वो लोग गूगल मैप यूज कर रहे हैं। बट उसमें भी अभी भी थोड़े बहुत लोचे थे कि वहां पर जाने के बाद वो पार्किंग कैसी होगी, वो गली कितनी सकड़ी है, राइट लेने हैं, यानी कि अगर राइट साइड पर 2 नुक्कड़ है तो वहां से कहाँ पर मुड़ना है। तो गूगल 3D व्यू के बाद ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। बिल्कुल आसान तो हो जाएगी, लेकिन जानना ये है कि पहले से अगर इसकी खबरें थी लॉन्च होने की तो इसको बीच में क्यों टाला गया, क्यों रोका गया? और अनुज जी, आप बताएं यहाँ पर आखिर मामला था क्या? क्योंकि काफ़ी साल पहले असल में देखा जाए तो गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में आ जाना था। किस तरह के कंसर्न्स रेज किए गए थे जिसकी वजह से इसका लॉन्च रुक गया? देखिए, जब आप स्ट्रीट पे 3D फोटोज या वीडियोस बना रहे हैं तो एक तो सिक्योरिटी का कंसर्न है कि जो हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उसकी भी वीडियो बन रही है, और एयरपोर्ट्स हैं,
डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पुलिस है, और जो भी सीक्रेट हमारी लोकेशंस हैं वो सारी की सारी उस पर पब्लिक हो जा रही है। तो दूसरा है पब्लिक की प्राइवेसी, यानी जो आम लोग हैं उनका डेटा प्राइवेसी, उनकी पर्सनल प्राइवेसी। अब कोई व्यक्ति क्लब में जा रहा है तो वो भी इसमें आ जा रहा है। किसी के घर के अंदर भी दिखाई दे सकता है कि अगर उसकी जो बाहर की दीवार है वो छोटी है और अगर बाहर शीशे लगे हुए हैं, ग्लास का दरवाजा है, खिड़की है, तो ये बहुत सारे एक प्राइवेसी कंसर्न है। हमारे देश में अभी डेटा प्रोटेक्शन या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। इसके बारे में पुट्टुसामी केस में डिस्कशन हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है केंद्र सरकार को कि पार्लियामेंट को कानून बनाए, और वो कानून के काम हुआ है, उसका ड्राफ्ट बना है, लेकिन अभी तक वो लॉ पास नहीं हुआ है। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या डेटा किस तरह से उसको स्टोर करना है और कितनी प्राइवेसी कहाँ पर अलाउ करनी है, नहीं करनी। तो ये सारे कंसर्न्स को देखते हुए कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को डाउटफुल था कि ये फीचर लोगों को काम तो आएगा लेकिन नए कॉम्प्लिकेशंस खड़ा करेगा, इसलिए उन्होंने उसको फिलहाल रोक दिया था। अभी जो डेटा भी है वो भारतीय कंपनी भारत में स्टोर कर रही है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि इसमें महिंद्रा और एक दूसरी भारतीय कंपनी है। तो गूगल इसमें कोई डेटा अपने पास होल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डेटा को शेयर कर रहा है ऑन ए लाइसेंस बेसिस। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट अभी बना हुआ है और इसी के आधार पर इसको अभी सिर्फ टेस्ट बेसिस पे या पायलट बेसिस पे शुरू किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि लोगों की जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, या चूंकि हमारे देश में सबवर्सिव एलिमेंट्स, टेररिस्ट एलिमेंट्स भी काम करते रहते हैं जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं वो इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कंसर्न ठीक से मीट आउट होंगे तो फिर इसको फुल फ्लेजेड रोल आउट अलाउ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर शुरू हुई महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने 3 अगस्त को सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। मामले में ने तूल तब पकड़ा जब विवाद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की एंट्री हुई। अधीर रंजन की माफी को लेकर संसद परिसर में सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक होने की बात सामने आई। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से अधीर रंजन की गलतियों के लिए माफी मांगने की बात कही। इस पर सोनिया ने नाराजगी दिखाते हुए स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी। इस बीच अधीर रंजन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे लेकिन बीजेपी से नहीं। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए कि मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? वे कहते थे कि अधीर चौधरी माफी मांगो, अभी कह रहे कि सोनिया गांधी माफी मांगो। अगर कोई दोष किए तो अधीर चौधरी किए हैं, जिसमें मैडम की क्या संपर्क है, मैडम की क्या सरोकार है इस पे? अगर कुछ गलत किए हैं, कोई गलत बयान पेश किए हैं, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, वो तो अधीर चौधरी ने किए। तो मेरे लिए मैडम गांधी के ऊपर तुम क्यों आरोप थोपना चाहते हो? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के अपमान वाले बयान पर आज संसद परिसर में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी आमने सामने आ गई। लोकसभा में 12 बजे सदन के स्थगित होने के बाद बीजेपी की सांसद सोनिया गांधी इस्तीफा दो के नारा लगा रहे थे। सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गईं और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी है।
इसी बीच स्मृति ईरानी ने कुछ कहा तो सोनिया ने जोर से कहा डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस 2 से 3 मिनट तक चली। सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच बहस के बाद कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू सोनिया गांधी को लेकर गए। रवनीत बिट्टू का आरोप है कि सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसदों ने बदतमीजी की। अधीर रंजन चौधरी की जो बात कर रहे हो वो तो कल ही मीडिया में क्लियर कर चुके हैं। उसके आगे क्या है, बाहर बात हुई, कोई लिखत नहीं है, लेकिन उनको उसके बावजूद उन्होंने बोला कि मेरी टाइम सिलेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी आप उसका पक्ष तो रखो ना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जुबान फिसलने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि चौधरी एक बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को हाथ से जाने देना नहीं चाहती। निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर सदन के अंदर बीजेपी नेताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। दोनों पार्टियों के नेता जुबानी जंग में कूद पड़े हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। भाजपा ने सोचा कि इन नारों से आदरणीय सोनिया गांधी जी डर जाएंगी, बौखला जाएंगी, वहां से चली जाएंगी, लेकिन एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा, घिनौना एक व्यवहार किया गया। पहले 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली और अब करीब 29 करोड़, यानी अब तक 50 करोड़ की रकम और तीसरे ठिकाने में तलाश जारी है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली काली कमाई की। मामला है पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का, जिसमें आखिरकार ममता बनर्जी कैबिनेट से पार्थ चैटर्जी की छुट्टी हो गई है। इसके साथ ही पार्थ चैटर्जी को टीएमसी से जुड़े सभी पदों से हटा दिया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बताया है कि जांच जारी रहने तक वो पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। तो एक तरफ पार्थ चैटर्जी पर टीएमसी ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा और भी कसता जा रहा है। एसएससी स्कैम के सिलसिले में ईडी ने अर्पिता के न्यू टाउन हॉल रेजिडेंस में भी रेड की। इससे पहले की 2 रेड में अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर ईडी ने छापेमारी की और अभी तक अर्पिता के घर से 50 करोड़ का कैश मिल चुका है। पहली रेड में 21 करोड़ 90 लाख का कैश, जबकि छापेमारी में दूसरी छापेमारी में ईडी ने 28 करोड़ 90 लाख कैश की बरामदगी की है। साथ ही साथ 5 किलो सोना भी बरामद किया है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें 21 दिनों के लिए आइसोलेशन, घाव को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है, जिसके लिए 10 अगस्त तक वैक्सीन कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं। बता दें कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 मरीज केरल में हैं और 1 दिल्ली में मिला है। अब तक 4 संदिग्ध केस भी सामने आ चुके हैं। सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी तक इन मरीजों की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और देश में मंकी पॉक्स के केस किस तरह से बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता की बात है। मंकी पॉक्स दिल्ली तक पहुंच चुका है, जो एक डराने वाली खबर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सावधान, अब मंकी पॉक्स कर सकता है परेशान, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और बच्चों में भी इसके लक्षण नजर आने लगे हैं।
खबर है कि चंडीगढ़ के संत कबीर स्कूल के एक बच्चे को बुखार और हाथ मुंह पर रैशेज देखा गया है। ये लक्षण ठीक नहीं है। यूपी में मंकी पॉक्स के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में एक मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं नोएडा में महिला का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। बता दें कि अब तक देश में मंकी पॉक्स के 4 कंफर्म केस मिल चुके हैं। इनमें से 3 केरल में और 1 दिल्ली में है। दिल्ली में पाया गया मंकी पॉक्स का पहला मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन डेवलप करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या टेंडर निकाला है। इसके अलावा मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट का भी टेंडर निकाला गया है। और बुलेटिन में जाते जाते आपको दिखाते हैं चेन्नई की चकाचौंध भरी तस्वीरें। शतरंज ओलंपियाड का सतरंगी अंदाज में रंगारंग आगाज हो गया है।